धरातल में नियुक्तियां तो 30-30 लाख रुपए 35-35 लाख रुपए में बेचे जा रही हैं, फर्जीवाड़े हो। मूल निवास कैसा मूल निवास, मतलब ये समझ में नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को डेमोसाइल तो लोगों को मिलता ही है। करीबन 30-35 नाली राजा भैया जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उसकी और उनकी धर्मपत्नी की नालियां में वहाँ जमीनें मिली हैं, 28 नाली करीबन। नहीं, हमने सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जवान आदमी तो बहुत डर गए आप लोगों से। आप लोगों ने जो 2 रैलियां की है जिसमें इतना मतलब भारी समर्थन आपको मिला। अब जब ऋषिकेश में रैली थी 2 दिन पहले, उस समय भी इन्होंने कह दिया कि अगले बजट सत्र तक मैं कानून लाऊंगा, तो जनता आई सड़कों पर, क्योंकि जनता ने भी विश्वास करना छोड़ दिया इनके बयानों पे। तो वो जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं ताकि यह है कि जनता को सड़कों पे ना आए। आप लोगों को डर नहीं लगता? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी उत्तराखंड की आन बान शान पर संकट आ चुका है। राज्य बनने के 24 साल बाद भी उत्तराखंड में कई सारी समस्याएं खड़ी है। जो समस्याएं राज्य बनने से पहले थी वो आज राज्य बनने के बाद यानी कि 24 साल के बाद खड़ी है, और उस समस्या के समाधान के लिए वो लोग जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के एक बहुत ही संघर्षशील साथी लुसुन टोटरिया हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लुसुन टोटरिया मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं, और इनसे सीधे बातचीत का माहौल आगे बनाते हैं और इनसे समझते हैं कि ये लड़ाई आखिर क्यों लड़नी पड़ रही है, क्योंकि राज्य को तो 24 साल हो गए। प्रेम भाई, लड़ाई इसलिए ही लड़नी पड़ रही है कि 24 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, और उसके बाद भी अभी भी बुनियादी मुद्दों पे सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक जो राज्य आंदोलन का सपना था, जो उस समय के शहीदों का सपना था, जो राज्य आंदोलनकारियों का सपना था, अभी भी जो हमारा राज्य है उन शहीदों के सपनों का राज्य नहीं बन पाया है, आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य नहीं बन पाया है, मातृशक्तियों के सपनों का राज्य नहीं बन पाया। जो अवधारणा थी कि एक पर्वतीय राज्य होगा, उसकी अवधारणा होगी, और वहाँ हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित होंगे। क्योंकि पहले ऐसा था, क्योंकि हमारे तो पिताजी राज्य आंदोलनकारी भी थे, पत्रकार भी थे, तो हमने जितना सुना था कि कहते थे कि पहले उत्तराखंड आंदोलन, जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड था तो दूर लखनऊ तक बात पहुंचानी बड़ी मुश्किल हो जाती थी। पर लोगों को लगा कि नहीं, कि यहाँ सत्ता नजदीक आएगी तो जल्दी हो जाएगी, तो जल्दी काम होंगे, अधिकार मिलेगा भूमि पुत्रों को, हिमालय के पुत्रों को, बेटियों को अधिकार मिलेगा। पर धीरे 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 होता क्या है, जैसे ही राज्य बनता है उसके बाद स्थिति बद से बदतर हो जाती है। गांव भी खाली होने शुरू हो जाते हैं, और जो हमारे पास हमारे जल जंगल जमीनों के अधिकार थे वो भी हमसे छीन लिए जाते हैं, और जो हमारे रोजगार के अवसर थे वो भी नहीं मिल पाते हैं। ऊपर से बाकायदा हमें स्थायी निवासी बना दिया जाता है। मैं मूल निवासियों को भी, जो हमें बोलते थे कि हम इस राज्य के मूल निवासी हैं, कागज में मूल निवासी भी नहीं। पर आपको आजकल पता नहीं है, मुख्यमंत्री हाउस में लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, वो भी तो एक रोजगार है। देखिए, फोटो खिंचाना और बयानवीर बनना, इसमें बड़ा आनंद आता है सरकारों को कि बड़े बड़े अपने विज्ञापन दे दिए कि हमने नियुक्ति पत्र दे दिया। पर धरातल में नियुक्तियां कहाँ हैं? धरातल में नियुक्तियां तो 30-30 लाख रुपए 35-35 लाख रुपए में बेचे जा रही हैं, फर्जीवाड़े हो रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बन के यहाँ की नौकरियां, यहाँ के भूमिपुत्रियों की नौकरियां खा रही है भारी लोग। तो ये स्थितियां हैं, ये मतलब बद से बदतर हो गई है स्थितियां। जो मैं कह रहा था कि राज्य बनने के बाद ना तो हमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, ऊपर से जो रोजगार के अवसर है उस पर भी जो भारी लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं। और जो हमारी जमीनें हैं, जो होता है, जो सम्मान होता है उत्तराखंड के, हिमालय की जमीन है, हिमालय है, वहाँ की जमीनों को भी भारी माफिया आके कब्जा रहा है। तो हम हर तरीके से, मतलब कि ये है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को हाशिए में डालने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है इस प्रदेश में। मूल निवास कैसा मूल निवास, मतलब ये समझ में नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को डेमोसाइल तो लोगों को मिलता ही है। देखिए, डोमिसाइल मिलता है, पर आप एक बताइए इस डोमिसाइल का अधिकार क्या है? मैं स्थायी निवासी हूँ लुसुन टोटरिया, जो मूल रूप से देवप्रयाग से 3 किलोमीटर आगे मेरा गाँव पड़ता है, सौड़। और स्थायी निवासी तो मुझे मैं भी, अब आप भी स्थायी निवासी हैं, और जो किसी अन्य स्टेट से आ रहा है वो भी 2-3 सालों में अपना यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहा है। तो आपने कैसे मुझे उसी लाइन में खड़ा कर दिया जो आ रहा है? तो और योजनाएं आप देख लिए, स्थायी निवास किसी भर्ती में अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो वहाँ स्थायी निवास मांगा जा रहा है। वो कोई भी बना सकता है, वो कोई भी बना सकता है। फर्जीवाड़े हो रहे हैं उन स्थायी निवासों में। तो मुझे आप समझ में, मेरे पुरखों ने
खून पसीने से इस हिमालय को सींचा, मेरे पूर्वजों ने खून पसीने से इस हिमालय को सींचा, इसको रहने लायक बनाया। आपने मुझे और किसी अन्य भारी को एक ही लाइन में कैसे खड़ा कर दिया? लड़ाई तो इस बात की। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा मूल निवास, मतलब हम चाहते हैं कि अस्थायी में और मूल निवास में आपने अंतर तो बता दिया है। हम ये चाहते हैं कि पहले तो हमें मूल निवासी माना जाए, कि हम मूल निवासी हैं, उस हिसाब से हमारे लिए योजनाएं बनाई जाए, उस हिसाब से हमें रोजगार पे अधिकार दिया जाए, उस हिसाब से हमारे लिए स्वरोजगार के लिए नीतियां बनाई जाए, और उस हिसाब से हमारे लिए चाहे तमाम फील्ड है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, स्वरोजगार है, हर क्षेत्र में मूल निवासियों के हिसाब से योजना बनाई जाए कि फर्स्ट प्रेफरेंस मूल निवासियों को होनी चाहिए। उसके हिसाब से ही हमें अधिकार मिले, तब जाके हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी को बाहर भगाने की बात नहीं कर रहे। हम ये इस राज्य का बहुत बड़ा दिल है, ये राज्य अपने आप को संभाल लेता है, सब संभाल लेता है, बिल्कुल, क्योंकि नदियों का देश है। जो नदियां हम पूरे देश में यहाँ से जा रही हैं, ग्लेशियरों से निकल के जा रही है, तो हमारे दिल बड़ा है, हम किसी को भगाने की बात नहीं करते। पर हम ये भी कहते हैं कि हमारे अधिकारों पे कुठाराघात किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो ये सारी अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे जो अधिकार हमें मिलने चाहिए थे, जो अन्य राज्यों में मिलते हैं लोगों को। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां का जो मूल निवासी है उसको अधिकार मिलते हैं, उनकी योजनाओं में अधिकार मिलते हैं। उत्तराखंड का व्यक्ति बाहर रह रहा है, क्या वो उत्तराखंड का व्यक्ति किसी जो बाहर जिस राज्य में रह रहा है, क्या वो उस राज्य के निवासी का अधिकारों पर कुठाराघात करके? नहीं कर रहा, ये तो कभी नहीं कर रहा। तो ऐसा मतलब ये स्पष्ट है कि हम एक ले दे के एक हमारे पास जो पर्वतीय मूल के लोग हैं, जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो हमारे गढ़वाल, कुमाऊं, रमाई और यमुना घाटी, जो हमारी पूरी एक संस्कृति है, चौंसा, हमारी उस संस्कृति के लोग हैं, तो यहीं रह रहे हैं। तो हमें कम से कम इस राज्य में, जिस राज्य के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 42 लोग शहीद हो जाते हैं इस राज्य में, 24 साल में सरकारों ने क्यों नहीं सोचा होगा कि मूल निवास हो? ये कोई षड्यंत्र है सरकारों का, या इग्नोर कर दिया कि छोड़ो कुछ नहीं? देखिए, दुख की बात ये है कि मुझे एक ये लगता है कि जब राज्य बना तो उसके बाद से जो सरकारें थी वो दिल्ली से संचालित हो रही थी, तो दिल्ली के दबाव में ज्यादा काम कर रही थी। उन्होंने दिल्ली को ही अपना मसीहा मान लिया और यहाँ की जनता से दूर हो गए। तो इस धीरे धीरे करके भारी माफिया, भारी पूंजीपति, उनके दबाव पे आके यहाँ की नीतियां बनी। सरकारें तो लग रहा था कि जनता की सरकारें हैं, परंतु वो काम भारी माफियाओं का। जो सत्ता में लोग, इनको पता है कि मूल निवास चाहिए और हम नहीं बना, हम इसको अस्थायी रखें। बिल्कुल सुनियोजित साजिश है ये। अच्छा, सुनियोजित साजिश है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको पता ही नहीं है। सब पता है, सरकारों को सब पता है। अगर सरकारों को हमसे तो बेहतर ज्यादा सरकारों को पता होना चाहिए, वो पता है, सब होगा। अधिकारियों के साथ बैठते हैं आप, तमाम तरह से लोगों के बीच भी जा रहे हैं, सरकारों को सब पता होता है। पर सरकारें तभी तो कानूनों में संशोधन कर करके लूट के रास्ते खुलते हैं। जब सरकार को ये पता है कि लूट के रास्ते अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे ऊपर जो दबाव आता है माफियाओं का, पूंजीपतियों का, क्योंकि वही पूंजीपति फिर चुनाव में पैसा लगा रहा है, वही पूंजीपति यहाँ किसी न किसी तरह से सरकारों को फंड कर रहा है, नेताओं को फंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी मजबूर हो जाती है, नेता भी मजबूर हो जाते हैं उनके इशारों पे काम करने का। फिर दिल्ली से तो अलग, दिल्ली जो दरबार हो गया है कि वहाँ से अलग दबाव रहता है उत्तराखंड की सरकारों पे। तो इस वजह से जो हमारा जो धीरे धीरे करके उत्तराखंड के जो हित है वो बहुत ही पीछे चला गया है, और सबसे पहले नेताओं का हित है, पूंजीपतियों का हित है, माफियाओं का हित है। तो ऐसा राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो भू कानून से क्या मतलब मूल निवास का? देखिए, भू कानून और मूल निवास, भू कानून हमारी जमीनों पे हमारे अधिकार जो हमें चाहिए वो हमें वो देगा। जो हम ये देख रहे हैं कि 2018 में तत्कालीन उस समय की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, वो एक कानून लाते हैं जिसमें वो भारी लोगों के लिए जमीनों के खुले रास्ते इन्वेस्टर समिट के नाम पे खोल देते हैं, जिससे उत्तराखंड में जमीनों की खुली लूट शुरू हो जाती है। 2018 से तमाम तरह से एक इतने बड़े आपने प्रमोशन के साथ इन्वेस्टर सबमिट करी, पर कितना इन्वेस्टमेंट आया? कुछ भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। पर आपने जमीनों का तो संशोधन ऐसा करके उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, जिससे जमीनों की खुली लूट होनी शुरू कर दी। और आज मैं ये कह रहा हूँ 2018 से अगर आंकड़े हमारी टीम निकाल रही है, 2018 से 2024 के आंकड़े अगर निकाले जाएंगे, प्रेम भाई हक्के बक्के रह जाएंगे। आप कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जमीनें बिकी नहीं है। आपका पौड़ी से लेके आप पहाड़ में भी, बिल्कुल पहाड़ी में तो, और क्या, देहरादून तो आप छोड़ दिए, जो पहाड़, देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, पहाड़ के लोगों ने बिल्कुल हो रहा है। देहरादून मैं बता रहा हूँ आपको, मुंशियारी से लेके आपका रामगढ़, आपका बागेश्वर, आपका कौसानी और आपका इधर पौड़ी, खिरसू, टिहरी,
सब के सब बहुत ही बड़े स्तर बिक चुके हैं। बहुत बड़े स्तर में बिक चुके हैं, इसलिए ये लड़ाई अब लड़नी पड़ी। ये तो कहते हैं कि 250 वर्ग मीटर ही खरीद सकता है बाहर का। भाई साहब 250 वर्ग मीटर कहाँ है? 250 वर्ग मीटर से इतनी नालियां अभी तो 2000 अब ये साथ में अभी दिखाया जा रहा है कि जो 250 वर्ग मीटर का खंडूरी जी भी कानून आया था, पर अभी यहाँ क्या बोलते हैं इसका, आपका जो हमारा अल्मोड़ा है कैची धाम के पास में करीबन 30-35 नाली राजा भैया जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं उसकी जो और उनकी धर्मपत्नी की नालियां में वहाँ जमीनें मिली हैं 28 नाली करीबन। और ऐसी पता नहीं कितनी जमीनें हैं जो प्रदेश में खुर्द-बुर्द हो गई, जो भारी माफियाओं को बेच दी हैं। कोई कानून नहीं है यहाँ जमीनों से लेने से रोकने का, इसलिए वो कानून चाहिए। इंस्टाग्राम में आप देखते रहिए, इंस्टाग्राम में आपको इतने वीडियो मिल जाएंगे जमीन खरीदने के। वहाँ बताया जा रहा है बकायदा, ऐसी जैसे आपके मेरी पॉडकास्ट चल रही है, वहाँ ये पॉडकास्ट चल रही है कि उत्तराखंड में क्या लूप होल्स हैं जमीन खरीदने के। हैं? बिल्कुल है ऐसे, इंस्टाग्राम में लगातार हम तो देखे, हम तो लोग बोलते हैं वो अच्छा। भेजते हैं, क्योंकि अब इस आंदोलन ने कम से कम जागरूक करने का काम किया है। तो लगातार लोग उन लोगों को फोन करके बोल रहे हैं कि आप हमारी जमीनों की सौदेबाजी न करिए, आपको किसने अधिकार दे दिया अपनी जमीनों की सौदेबाजी करने का। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है और सरकार सिर्फ बहुत ही हल्के में ले रही है इस चीजों को और जानबूझ के धीरे धीरे धीमा एक मतलब वो कर रही है। आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है पर फिर भी उत्तराखंड की सरकार के कानून में जूत तक नहीं देख रहे। नहीं, हमने सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जवान आदमी तो बहुत डर गए आप लोगों से। आप लोगों ने जो 2 रैलियां की है जिसमें इतना मतलब भारी समर्थन आपको मिला आपकी हमारी समन्वय समिति को, उससे मुख्यमंत्री डर गए। देखिए मुख्यमंत्री जी जब जनता सड़कों पे आती है हजारों की संख्या में, तो मुख्यमंत्री जी का या सरकार का डरना लाजमी है। और सिर्फ 2 रैलियां नहीं हुई हैं, करीबन 2 रैलियां तो विशाल हुई हैं। हाँ। और जहां जहां रैलियां हुई हैं, इस देहरादून के बाद हम बागेश्वर गए थे, हाँ। भिकियासैंण गए थे, हल्द्वानी गए थे, उसके बाद हम आपका श्रीनगर, आपका कोटद्वार, आपका टिहरी, जिस टिहरी में लोग कहते थे कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद ये टिहरी शहर सो चुका है, पर उस टिहरी में हजारों की संख्या में टिहरी ने बताया कि क्रांति की धरती, हजारों की संख्या में टिहरी नई टिहरी में आए, मुख्यालय में आए लोग हजारों की संख्या में। उसके बाद गैरसैंण में जो उत्तराखंड की आत्मा जिसे बोला जाता है, उस गैरसैंण में गांव गांव से लोग आए, पूरे प्रदेश भर से तो आए, गांव गांव से लोग निकल के आए, स्थानीय लोग आए, महिलाएं आई। सबसे ज्यादा संख्या उस रैली में, गैरसैंण की रैली में महिलाओं की थी। और उसके बाद जब ऋषिकेश में रैली हुई तो उस ऋषिकेश की रैली में भी पूरे प्रदेश के लोगों ने अपना, उससे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि भू कानून आने वाला है। तो आप देखिए उसके 2 दिन बाद जनता सड़कों पे आई हजारों की संख्या में। इसका मतलब है उत्तराखंड की जनता को मुख्यमंत्री जी की बातों पे भी विश्वास नहीं है। कितना बड़ा ये उत्तराखंड सरकार के मुंह में तमाचा है कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि भू कानून आएगा जनता से, और जनता उसकी बात नहीं मान रही है। जनता संघर्ष समिति की बात मान रही है, जनता मोहित डिमरी जी ने जो कॉल करी थी उसकी बात मान रही है, जो संयोजक ने टीम ने कॉल करी थी उसकी बात मान रही है। तो आप लगा दीजिए कितना बड़ा मुंह में तमाचा है उत्तराखंड सरकार के। हाँ, तो भरोसा नहीं है सरकार पे। बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 24 सालों से लूटते पिटते देखे इस राज्य को सरकार और उनको जनता ने, तो कैसे भरोसा आ जाएगा? आप लोगों को डर नहीं लगता? किससे डर लगेगा? राज्य आंदोलनकारी परिवार से आए हैं, हमारे पिताजी राज्य आंदोलनकारी, हमारी माताजी राज्य आंदोलनकारी। जब मैं घर से निकलता हूँ, मेरी नानी भी जो राज्य आंदोलनकारी है वो कहती है कि बेटा कब आएगा भू कानून, तुम तो कब से कर रहे हो, पर लड़, तू लड़। हाँ। मेरी नानी जो 80 बरस 85 मतलब 80 बरस पार कर चुके हैं और कह रही है कि बेटा जा आंदोलन कर और अपने अधिकार ले। जिसने राज्य आंदोलन किया था, तो हम तो तीसरी पीढ़ी है आंदोलन की, तो हमें क्यों डरना? हमें तो जानते हैं कि यमुना के बागी बेटे से लेके यहाँ गंगा घाटी के आंदोलनकारी पूरे प्रदेश में आंदोलन की धरती रही है। तो आंदोलनकारियों को किससे डरना? ही तो आंदोलन की भूमि है प्रेम भाई। यहाँ तो आप कुली बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ था, यहाँ तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन करना पड़ा था, यहाँ तो हमें पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन करना पड़ा। तो ये तो जल जंगल जमीनों के लिए तो आंदोलन हुए ही है। तो हम भी एक आंदोलन कर रहे हैं, हम भी एक आहुति दे रहे हैं इस बड़े यज्ञ में। तो डरना की क्या बात? अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो फिर ये डर तो छोड़ना ही पड़ेगा। कभी आमना सामना नहीं हुआ आपका मुख्यमंत्री से? आमना सामना तो ऐसा हुआ नहीं कभी। अच्छा, मतलब या सरकार के किसी नुमाइंदे से? देखिए हमारी टीम तो गई थी सरकार को, जब हमने तमाम तरह से लेटर दिए। अच्छा, कि हमने तो गैरसैंण में, जब गैरसैंण में सत्र हो रहा था उससे पहले ही सबको लेटर दिए थे कि गैरसैंण में बात कीजिए आप बकायदा। सौरभ बोगुणा जी उस समय के अभी जो मंत्री हैं उनको भी हमने लेटर दिया था कि आप गैरसैंण के अंदर बात कीजिए, राजधानी की बात भी कीजिए, कानून मूल निवास की बात कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तमाम तरह से हमने जनप्रतिनिधियों को
लेटर भी भेजा था, तो अब विधानसभा के अंदर आवाज नहीं उठती है। तो उन्होंने आपके जुलूस को रोक दिया, आपने ऐसा सुना? जुलूस को कहाँ पे? गैरसैंण में। गैरसैंण में जुलूस को तो खैर रुका नहीं, हमारे तो सत्र के बाद था। गैरसैंण में जिस दिन सत्र हुआ था उस दिन रोका था, हमारी टीम को बिल्कुल जाने नहीं दिया। उसके बाद तब हमने गैरसैंण में आक्रोश रैली करी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। तो हमने बोला विधानसभा में गैरसैंण या मूल निवास भूकानून की बात करें, शायद उन्होंने सोचा कि हम इनकी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अपने भत्ते बढ़ाए विधानसभा में। मूल निवास भूकानून हटा देगा। ये आदेश ये मतलब जिस बात को करना चाहे था उसको किया और अपने तनख्वाह बढ़ा दी। तनख्वाह बढ़ा दी। क्या बात है। पर मुख्यमंत्री तो बार बार हर भाषण में यही कह रहे हैं आजकल कि मैं सशक्त भू कानून लाने वाला हूँ। आपको भरोसा है क्या? मुख्यमंत्री जी ने 2022 के चुनाव में भी यही कहा था कि जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आप बनाओगे उत्तराखंड की जनता से। इन्हीं धामी जी ने? बिल्कुल, धामी जी थे उस पे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मैं मजबूत भू कानून लाऊंगा। तो उसके बाद भू कानून 22, 23, 24 तीसरा साल हो गया। तीसरा साल है। 22 से भी पहले तो आंदोलन, तो ऐसी बात नहीं, उस समय तो छोटू आंदोलन हम कर ही रहे थे। हाँ। तो उस समय कहा था कि भू कानून आएगा। जनता ने चुना, जनता ने मुख्यमंत्री जी पे विश्वास किया, उनको चुना, भाजपा को चुना। फिर कमेटी बनाई, कमेटी ने कोई रिपोर्ट जनता के सामने रखी नहीं। फिर कहा जब आंदोलन बढ़ा कि भू कानून आएगा, कब आएगा? फिर आप कह रहे हैं कि अगले बजट सत्र में आएगा। अगले बजट भू कानून आएगा, इसका मतलब है आप बोल रहे हो कि एक इशारा कर रहे हो कि 1 साल के अंदर मैं भू कानून ला जाऊंगा, इससे पहले जितनी जमीन ले सकते हो ले लो। यही तो मतलब हुआ भाई। अगर आप अच्छा तो चाल चल रहे हैं भाई साहब, नवरात्र में और दशहरा में अगर आंकड़ा निकाला जाएगा कितनी जमीनें बिकी हैं, हम पे भी एक आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे करके कि इस नवरात्रों में बहुत बड़े हद में जमीनें बिक चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल में भू कानून ला जाऊंगा। तब तक ये सारे भू माफिया समझ गए भाई अगर आप उत्तराखंड के इतने हितैषी हो तो आप भू कानून तत्काल प्रभाव से लाओ, कैबिनेट की मीटिंग करो या विधानसभा में लाओ। विधानसभा के अंदर ही तो भू कानून रहेगा, सिर्फ बयान से देने से थोड़ी ना मजबूत भू कानून बन जाएगा। आपको बकायदा प्रस्ताव लाओ, आप इस पर कानून बनाइए। तो 2018 का जो संशोधन हुआ है उसको वापस लीजिए। जब विधानसभा के पास इतने अधिकार हैं, आपके पास इतने अधिकार हैं, तो आप उन अधिकारियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। आप बयानवीर मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? आप कर्मवीर मुख्यमंत्री बनिए ना। नहीं तो क्या पता वो आपको देख डर गए होंगे, या उनकी पार्टी तो नहीं डरा रहे उनको, आपको क्या पता? देखिए ऐसा होता है, मालूम है क्या आपको? देखिए डरा तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जब भी हमारी कोई रैली होती है उससे 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी एक बयान दे देते हैं। अच्छा। 24 दिसंबर को भी हमारी पहली रैली थी, तो उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र पे हम काम कर रहे हैं। हम जिनके मूल निवास प्रमाण पत्र बने हुए उनको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जिस बयान से कोई फायदा नहीं हुआ। 24 दिसंबर को उत्तराखंड में देहरादून में ऐतिहासिक रैली हुई। राज्य आंदोलन के बाद इतने लोग सड़कों पे उसी समय आए। फिर हमारी जब गैरसैंण में भी रैली थी, उस समय भी बोला उन्होंने कि भू कानून पे काम कर रहे हैं। अब जब ऋषिकेश में रैली थी 2 दिन पहले, उस समय भी इन्होंने कह दिया कि अगले बजट सत्र तक मैं भू कानून लाऊंगा। तो जनता आई सड़कों पर, क्योंकि जनता ने भी विश्वास करना छोड़ दिया उनके बयानों पे। तो वो जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं ताकि यह है कि जनता को सड़कों पे ना आए और मैं इनको बयान बना के मूर्ख बना दूं। तो ऐसा नहीं चलेगा ना। जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे? जनता सड़कों पे आ रही है तो उसका मतलब ये तो है कि जनता कितनी गंभीर है। अच्छा, आप इन 2-3 सवालों को लेकर गांव-गांव लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहते हैं लोग आपको? ऐसे बोलते नहीं नौजवान एक स्मार्ट लड़का लुसुन टूट रहा है, क्या मतलब है सरकार नौकरी कर? देखिए जनता की स्थिति ये हो चुकी है, वो लोग तो आप तो हजारों लोगों से मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुभव आपको बताना पड़ेगा। नहीं, हमें तो गाँव जाते हैं, हमें तो बहुत प्रेम मिलता है बात करते। क्या कहते हैं लोग बोलते हैं कि परेशान है लोग सर, बहुत घर गांव में। आपने आसपास की स्थितियां बताते हैं कि यहाँ भी इन्होंने कोई अन्य प्रदेश का आया, अच्छा, इतनी जमीन ले ली, आज वो हमसे लड़ रहा है, आज वहाँ पार्टियां चल रही है, रात भर कान फोड़ूंगी चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हमसे लड़ाइयां चल रही हैं, कभी गोलियां की आवाज आ जाती है। परेशान है गांव में सर लोग, जान बिक चुकी हैं। हाँ, और लोग हमें बोल रहे हैं कि हमें तो बड़े प्रेम से लोग बोल रहे हैं कि आप लोग करो, बहुत मतलब मैं ये बता रहा हूँ पार्टी लाइन त्याग के लोग आ रहे हैं। ऐसा भी तो भाजपा के घरों में भी जा रहे हैं, कांग्रेस के घरों में भी जा रहे हैं, क्षेत्रीय दलों के भी घरों में जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, वो आ रहे हैं, लोग पार्टी लाइन त्याग के आ रहे हैं हमारी रैलियों में, बोल रहे हैं कि पहले जमीन बचेगी तभी सब कुछ होगा, तभी राजनीति भी कर पाएंगे।
तभी कुछ होगा, पर यहाँ तो जब जमीन ही नहीं रहेगी, जमीन एक आधार क्या होता है? अच्छा, ऐसा नहीं बोला आपको किसी ने कि इतना पढ़ा लिखा लहसुन टोट रहा है, क्यों आ रहा है यहाँ? नहीं ना लगे, अच्छा बोला किसी ने? जनता ये कह रही कि अच्छी बात है कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं आंदोलनों में। मतलब ये नहीं बोला कि तैयारी करना कुछ आई नहीं, नहीं बोला, क्योंकि उनको भी पता है लड़ने वाले लोग चाहिए। चाहिए। हाँ, जनता भाई, हमारी उत्तराखंड की जनता बड़ी समझदार जनता है। ये आंदोलन, मैं तभी तो कह रहा हूँ, जिसने इतना बड़ा उत्तराखंड आंदोलन करा और जिसमें सबसे बड़ी बात है मातृशक्ति उन्होंने नेतृत्व किया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारी मातृशक्ति के नेतृत्व में इतना बड़ा जब आंदोलन खड़ा हो सकता है, तो आप सोचिए उस राज्य की समझदारी, परिपक्वता कितनी बड़ी है। तो समझते हैं वो चीज़ों को। मात्र मैं इसलिए विशेष तौर पे महिला शक्ति का आभार जताता हूँ कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ सबसे पहले महिलाएं बोलती हैं हमें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके पीछे आएंगे, क्योंकि महिलाएं समझ रही हैं इस चीज़ को कि भविष्य के लिए कितनी बड़ी स्थिति गंभीर हो चुकी है और उत्तराखंड को किस तरह से हाशिए में डाला जा रहा है। अच्छा, इतना लंबा संघर्ष आप कर रहे हैं और आपका तो बिल्कुल अभी बिल्कुल यंग आदमी है, लहसुन टोट रहा है, और ये लगातार आप डे टू डे, ऐसा नहीं कि आप चुप बैठे रहते हैं, सब पता चलता है, मीडिया में सब आ जाता है कि लहसुन क्या कर रहा है या आपकी जो टीम क्या कर रही है। कोई ऐसा कोई खास इंसिडेंट है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, कोई घटना या कोई किस्सा इस पूरे संघर्ष का अब तक आज के बाद तो जो भी होगा, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है या कोई किस्सा जिसको आप चाहेंगे मैं शेयर कर सकता हूँ? देखिए, किस्से तो क्या होते हैं कि कभी-कभी आप ऐसा होता है कि आप गांव में बैठे हैं, किसी कस्बे में बैठे हैं, तो आपका आंदोलन, आपके आंदोलन का पता कैसे चलेगा? जब आप गांव कस्बों में बैठे होंगे तब वहाँ बात क्या चलती है वो सुननी बड़ी जरूरी होती है। तब कैसे, मतलब कोई, मतलब अब हमने, अब जब मैं कहीं टिहरी के किसी गाँव में था एक दिन, मुझे याद नहीं आ रहा उस गाँव का, तो वहाँ बात चल रही थी कि हम तैयारी में ऐसे घूम ही रहे थे, क्योंकि ऐसे पहाड़ के लोग हैं, हमें तो एक ही चीज सीखी है कि अपना ट्रैक करते रहो, अपना घूमते रहो पहाड़ों में, उससे ज्यादा बढ़िया चीज पहाड़ों को सीखने के लिए है ही नहीं। तो हम बैठे हुए थे किसी गांव में, अच्छा, वहाँ चर्चा चल रही थी भाई यार ये आंदोलन तो बड़ा हो गया है, यार भाई यार बहुत ही मतलब ये है कि हमारी जमीनें बचाने की जरूरत है, और लहसुन टोटेरिया मोहित डिमरी बहुत काम कर रहे हैं, और हम वहीं किनारे बैठे हैं। अच्छा, मुझे बड़ी मतलब चलो हमारा नाम ना भी लेते, पर हमें भैया बड़ी खुशी हुई कि हमारा आंदोलन अब, उनको क्या पता कि लहसुन यहाँ बैठे। अच्छा, खैर अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना हो गया है, तो फिर भी होता है, पर एकदम से वो पुरानी सी हमें लगा कि पहले जमाने में तो खैर अब सोशल मीडिया भी नहीं होता होगा, तो पहले जमाने में तो लोग कैसे आंदोलनकारियों को, जब अभी इस समय भी आंदोलनकारियों को नहीं जान पा रहे, पर मुझे बड़ा एक इनोसेंस होती है, अच्छा है ना, पहाड़ की। तो आप सुनते रहे, हम सुनते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा। तब वो जो चाय वाला था तो वो पहचान गया था मुझे। अच्छा, उसने बोला कि अरे यही बड़ा, तो मोहित भाई भी थे हमारे साथ। अच्छा, बड़े खुश हुए, उन्होंने घर बुलाया, हाँ, घर में मतलब भोजन कराया हमें बकायदा। अच्छा, तो मतलब हमें तब हमारी वही जीत लगती है हमें कि जब हमें लगता है कि हमारे कोई हमें प्यार से चाय भी पिला देता है ना, तो हमें लगता है और कहता है कि भाई अब हम संघर्ष करेंगे आप लोगों के साथ। और वो बंदा मुझे किसी अगली रैली में दिखता है, उसके क्षेत्र की रैली में नहीं, अच्छा, वो अगली रैली में दूसरे शहर में की रैली में दिखता है, तब हमें लगता है कि हाँ हमारी जीत हो रही है। क्योंकि ऐसा हुआ है कि हमारे, जैसे हमने देहरादून में करी, चलो देहरादून में करी, उसके बाद हमने बागेश्वर में करी, तो बागेश्वर में जो व्यक्ति स्थानीय था वो तो उस दिन आया ही आया, अगले बार वो हल्द्वानी की रैली में भी पहुंचा हुआ व्यक्ति। क्या बात है, ऐसी वो लाइन ऐसी हो गई है कि अब जैसे हमने गैरसैंण में करी, तो जो गैरसैंण के बाद जो गैरसैंण के जो आपस के महल चौरी के लोग थे या आपके सियालदे के लोग थे, तो वो ऋषिकेश की रैली में भी पहुंचे। तो एक लाइन सी बन गई है ना वो, तो वो से हमें पता चल रहा है कि ये आंदोलन की सफलता है कि अब ये है कि ये घर घर गांव गांव। ऐसा लग रहा है लहसुन की राज्य बनने के बाद एक दूसरा आंदोलन बड़ा होने वाला है, और जिसका नेतृत्व आप सभी लोग जो आपकी बड़ी टीम है कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। कैसे? लड़के जीतेंगे, और कैसे जीतेंगे? एक बड़ा जन आंदोलन हो चुका है। देखिए, अगर उत्तराखंड राज्य मिलना ही जो हमें आंदोलन से मिला है, तो हम ये जानते हैं कि अपने अधिकारों के लिए ये आंदोलन, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा जब हो जाएगा, जब लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आएंगे, तो हम अपने अधिकार लेंगे। ये सरकारें, सड़कों में जो जनता आती है ना, उससे डरती है। जब जनता की संख्या थी, क्योंकि इनके तो सारा आधार जनता पे टिका है, ये लोकतंत्र है, ये लोगों के ताकत वाला तंत्र है। तो जिस दिन सड़कों पे जनता लाखों की संख्या में आएगी, उस दिन इन्हें मजबूत कानून भी देना पड़ेगा, मूल निवासी देना पड़ेगा, और जल जंगल जमीन के जितने भी हमारे पुराने अधिकार थे वो देने पड़ेंगे।
तो क्या बात है। इसलिए ये हमें पूरा विश्वास है कि जो बड़ा जन आंदोलन है, हम यहाँ बद्री विशाल को बचाना चाहते हैं, हमें गोलजू को देवना बताते हैं, हम माँ यमुना को बचाना चाहते हैं, इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जमीनें बचाने का। यहाँ कितने लोग हमारे भूमिहीन हैं, उनकी भूमिहीनों का हिसाब कौन देगा, उनको भूमि कौन देगा? जो भूमिहीनों की भूमि का अधिकार भी तो सुनिश्चित करना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। किसी पे 100 नाली 150 नाली, किसी पे एक नाली भी नहीं। उनकी बात कौन करेगा? तमाम तरह से लोग हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात है प्रेम भाई, इस आंदोलन ने जो हमारे नेताओं ने जातिवाद फैलाया, उस जातिवाद को भी खत्म करने का काम किया है। क्या बात है ना, आज कोई भी जाति हो, सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं हर तरह से। अब वो ब्राह्मण, ठाकुर, अनुसूचित जाति सब टूट गया है। वो ये सब वैसे भी नहीं था उत्तराखंड आंदोलन में। आप देखिए, हाँ। बस ये तिलिस्म खड़ा कर देते हैं चुनाव के टाइम और बांटते हैं। पर आज भी कोशिशें होती हैं ये करने की, परंतु जनता बोले नहीं, हमें अपना पहाड़ बचाना, हम एक है। हम एक है। अच्छा, चलते चलते कोई चीज आप कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों? मेरा सभी से उत्तराखंड की जनता से यही निवेदन है कि आप अपने अधिकारों के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने थाती के लिए, अपने माटी के लिए, अपने लोक देवताओं के लिए आगे आए। उनको बचाने के लिए संरक्षित करना, हमें अपने हिमालय को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हिमालय नहीं बचेगा तो ये देश ही नहीं बचेगा। तो इस हिमालय को बचाने के लिए हिमालय का समाज ही आगे आ सकता है, उत्तराखंड का समाज ही आगे आ सकता है। तो पहले उत्तराखंड को बचाइए। जो अगर उत्तराखंड बच गया तो ये देश का जो हमारा हिमालय मस्तक है, ये मस्तक वैसे का वैसे रहेगा। क्योंकि एक हिमालय तो हमारे जो बोलते हैं कि एक क्राउन होता है, तो हमारे देश का क्राउन है। तो इसको बचाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। और ये अंतिम लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को अगर हम अधूरे बैठ गए और इस लड़ाई को हम नहीं लड़ पाए तो ये राज्य वैसे ही खत्म हो जाएगा। और इस लड़ाई को अगर हमने जीत लिया तो उत्तराखंड हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह जाएगा, संरक्षित रह जाएगा। यही मैं कहना चाहूँगा। जय उत्तराखंड। बिल्कुल, जैसे कि लुसुन ने कहा कि हम लड़ाई जीतेंगे, और जीतने के लिए आप सब लोगों को हमारे साथ आना होगा। निश्चित तौर पे उत्तराखंड के लोग इस बात को समझेंगे। और लुसुन टोडरिया और तमाम जो उनकी टीम है, मोहित डिमरी और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों की जो मांग है, उनकी मांग है, जो उत्तराखंड के राज्य के लोगों की मांग है कि यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर यहाँ के लोगों के अधिकार होने चाहिए। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में किसी ऐसे खास मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।